Hello students, this is the Catalyst. Today we are going to discuss about the topic volume and surface area for class 10th. आज हम क्लास 10th के लिए वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टॉपिक को देखेंगे। ऐसे इस टॉपिक का यूज हम क्लास 8, 9, 10 और हायर क्लासेस में भी करते हैं। ठीक है, तो इसमें कुछ बेसिक्स चीज़ों को जो हम क्लास 8 और 9 में पढ़ चुके हैं उन चीज़ों को कैरी करते हुए हम 10th क्लास के टॉपिक पर आएंगे। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ज्योमेट्री में हम जो फिगर्स ड्रॉ करते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हम बनाते हैं, उसमें दो तरह के फिगर्स का यूज किया जाता है। एक हमारा होता है प्लेन फिगर, जिसको कि 2 डायमेंशनल या 2D फिगर्स कहा जाता है। दूसरा होता है सॉलिड फिगर्स, जिसको कि 3D और 3 डायमेंशनल फिगर्स कहा जाता है। ठीक है, दो तरह के फिगर्स हम ज्योमेट्री में ड्रॉ करते हैं, एक 2D फिगर्स और दूसरा 3D फिगर्स। आप ऐसे नाम भी सुने होंगे 3D, जिसमें क्या होता है, जिस चीज़ को हम बिल्कुल सामने महसूस कर सके, जिसका अपना एक प्रेजेंस हो, तो वो हमारा जो है सॉलिड फिगर्स या 3D फिगर्स होता है। तो प्लेन फिगर्स कहने का अर्थ है जिन ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सकें, जैसे आपका डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, ट्रायंगल्स, सर्कल्स, ये सभी फिगर्स, लाइन, एंगल्स, लाइन सेगमेंट्स। ठीक है, जितने भी हम फिगर्स को एक प्लेन सरफेस पर आसानी से ड्रॉ कर लेते हैं, जो कहीं हमारे सराउंडिंग्स में कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता है, वह हमारा 2 डायमेंशनल फिगर होता है, जिसमें दो ही तरह के डायमेंशन का यूज होता है। एक जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ले लें, तो दो ही एक्सिस के थ्रू हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वहीं सॉलिड फिगर्स में जाते हैं तो 3 डायमेंशनल, इसमें 3 तरह के डायमेंशंस होते हैं। जैसे अगर हम इस रूम को ही ले लें तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ठीक है, तो किसी भी प्लेन सरफेस पर हम 2 डायमेंशंस ले सकते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ले सकते हैं। लेकिन जब तीसरे की बात आती है, तो चूंकि इसमें तीनों जो हमारे डायमेंशंस एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो डेफिनेटली 2 को तो हम प्लेन सरफेस पर जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन तीसरा जो है वो हमारे एक्सटर्नल पोर्शन में चला जाता है। ठीक है, तो जो अपने सराउंडिंग्स में कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता हो, ठीक है, वैसे सब्सटेंसेस या जो अपने सराउंडिंग्स में कुछ स्पेस ऑक्युपाई करने के साथ साथ कुछ मास लेता हो, वो हमारे सॉलिड्स होते हैं। और उन्हीं फिगर्स को जब हम ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारे सॉलिड फिगर्स होते हैं। तो सिर्फ हम उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन प्लेन सरफेस पर दे पाते हैं, एक्चुअल में उस सॉलिड को हम वहाँ ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो वहाँ प्लेन सरफेस पर रख करके दिखाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो हम जैसे कि मेंसुरेशन का ही एक पार्ट है ये वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। मेंसुरेशन मैथमेटिक्स का ब्रांच है, जिसमें हम डिफरेंट ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स से रिलेटेड मेजरमेंट्स को जो है पढ़ते हैं, मेजरमेंट्स को करते हैं। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में प्लेन फिगर्स जो है वो हमारा प्लेन मेंसुरेशन में आता है, और ये सॉलिड मेंसुरेशन जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के रूप में हम पढ़ते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से सॉलिड फिगर्स, जैसे इसमें अगर हम लें तो क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, इस तरह से बहुत सारे सॉलिड फिगर्स हैं, जिन सॉलिड फिगर्स को हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं, जिनके मेजरमेंट्स, डिफरेंट मेजरमेंट्स को हम कैसे करेंगे, उस चीज़ को हम इस क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो आते हैं हम अपने टॉपिक पर, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। तो इसमें 2 चीज़ों का यूज है, एक तो वॉल्यूम और दूसरा सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का सेंस यहाँ पर 3 चीज़ों से लिया जाता है। एक तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनीथिंग, किसी भी चीज़ को जब हम कहीं रखते हैं तो वो अपने सराउंडिंग्स में कितना स्पेस ऑक्युपाई करता है, वह स्पेस जो है वह उसके वॉल्यूम्स को डिनोट करता है। ठीक है, दूसरा इसमें है कैपेसिटी ऑफ ए कंटेनर। कोई वेसल्स है, कोई कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, ठीक है, उसके इनसाइड में कितना स्पेस है जिसमें कोई मटेरियल्स हम रख सकते हो, तो उसकी कैपेसिटी, जैसे इस रूम में है,
इस रूम में कितना एयर है ये पता करना हो, दैट मीन्स इस रूम की कैपेसिटी निकालना हो। एक ग्लास आपको दे दिया जाए, उस ग्लास में कितना मिल्क या कितना वाटर है उस चीज़ को फाइंड आउट करना हो, दैट मीन्स इस ग्लास की कैपेसिटी क्या है, कितना वह मिल्क या वाटर या कोई एनीथिंग को रख सकता है। तो वैसे कंडीशन में भी हम वहाँ पर वॉल्यूम कई सेंस में उसका यूज करते हैं। दूसरा है क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज टू मेक एनीथिंग। किसी भी सब्सटेंस को जब हम बनाते हैं, किसी सॉलिड सब्सटेंस को जब हम बनाते हैं, तो उस सब्सटेंस को बनाने में मटेरियल जो है वह कितनी क्वांटिटी में यूज हुआ है, उस मटेरियल की क्वांटिटी फाइंड करना हो तो भी हम उस सॉलिड्स के वॉल्यूम को ही फाइंड आउट करते हैं, उस सॉलिड्स के वॉल्यूम को निकालते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर हम वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट में इसका यूज करते हैं। वहीं अगर सरफेस एरियाज में आ जाए, सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया कहने का अर्थ है कि जिस सब्सटेंस को हम ले रहे हैं उस जिन मतलब कि सरफेसेस से बना, चाहे वो सरफेस हमारा प्लेन हो या फिर कर्व हो। जैसे मान लीजिए कि अगर हम कोई सब्सटेंस लेते हैं, जैसे एक बॉक्स को हम लें, तो ये बॉक्स में अगर हम देखें तो जैसे इसका एक फेस अगर हम देखते हैं तो ये प्लेन सरफेस है। ठीक है, ये सारे फेसेस जो हैं वो हमारे प्लेन फेसेस हैं जिनके मिलने से ये सॉलिड बना है। ठीक है, तो इसमें सरफेस जो हो गया, इन सरफेसेस के एरिया जो है इसी को सरफेस एरिया कहा जाता है या सरफेस एरिया के रूप में हम उसको कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें दो तरह के सरफेस का हम यूज करते हैं, एक कर्व्ड या लेटरल सरफेस एरिया। कर्व्ड या लेटरल सरफेस कहने का अर्थ है लेटरल मतलब कि पार्श्व, वर्टिकल पोर्शंस। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्मली हम कह सकते हैं कि और वर्टिकल फेसेस। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब हम कहीं रखते हैं, कहीं प्लेस करते हैं, तो उसका वर्टिकल, जैसे इसी को अगर रखते हैं तो इसका वर्टिकल फेस ये हो गया, तो ये हमारा कर्व सरफेस होता है क्योंकि ये कई जगहों पर बेंड है। ठीक है, उसी तरह से अगर इस पेन को ही देखें, मार्कर पेन को ही देखें, तो इसका ये जो वर्टिकल पोर्शन है ये फ्लैट नहीं है, यह कई जगहों पर बेंडेड है, तो ये हमारा कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस या वर्टिकल फेस इसको कहा जाता है। ठीक है, जबकि दूसरा हमारा होता है बेस एरिया, जो कि एक प्लेन फेस होता है, प्लेन सरफेस होता है। जैसे अगर इसी में लें तो इसके वर्टिकल फेस की जब बात होता है तो वर्टिकल फेसेस कई जगहों पर बेंडेड हैं, तो ये हमारा कर्व सरफेस हो गया। लेकिन जब इसके बेस की बात करते हैं, दैट मीन्स टॉप और बॉटम की बात करते हैं, तो ये टॉप कहीं भी बेंडेड नहीं है, कंप्लीटली एक फ्लैट सरफेस है, ये बेस एक फ्लैट सरफेस है। अगर इसमें लें तो ये भी हमारा फ्लैट सरफेस है, यहाँ भी फ्लैट सरफेस है। तो ये फ्लैट सरफेसेस जो होते हैं जिस पर कि वह सॉलिड टिका हुआ है वो हमारा बेस एरिया होता है, जो जनरली जो है वह प्लेन सरफेस के रूप में होता है। कई सारी चीज़ें हैं जिसमें कि बेस जो है या तो होता नहीं है या फिर फ्लैट नहीं होता है। तो इसमें एरिया में हमारा दो तरह का एरिया होता है, एक कर्व सरफेस या लेटरल सरफेस एरिया जो कि उस ऑब्जेक्ट का वर्टिकल फेसेस का एरिया होता है, दूसरा बेस एरिया होता है, और तीसरा इसमें हम टोटल सरफेस एरिया, दैट इज कि इसमें लेटरल और प्लस बेस दोनों को, उस ऑब्जेक्ट के टोटल फेसेस जो है सारे फेसेस को उसमें इंक्लूड करते हैं, तो जाकर के हमारा टोटल सरफेस एरिया आता है। तो इसमें हमको सरफेस एरिया जब कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए तो उसमें सबसे पहले सॉलिड को हमको इमेजिन करना होता है कि वो सॉलिड है कैसा, और उसके किस किस फेस का एरिया हमको लेना है, कौन से फेस का एरिया लेना है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिसाइड करना है कि हमको कर्व सरफेस लेना है, टोटल सरफेस लेना है, या फिर उसमें कर्व के साथ किसी एक बेस को लेना है, या टोटल में से किसी एक बेस को माइनस करना है। जैसे अगर इसी में हम कहते हैं कि टोटल सरफेस एरिया, तो इसके सभी फेसेस आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर इसी में मान लीजिए कि अगर कोई पिलर हो, जैसे ये पिलर है, अगर इसका हमको कह दिया कि फाइंड द टोटल सरफेस टू बी पॉलिश्ड, तो कह रहा है क्वेश्चन में टोटल सरफेस, लेकिन इसमें क्या है, तो इसका टॉप और बॉटम ये दोनों जो है
किसी अनदर ऑब्जेक्ट से, किसी अनदर बॉडी से अटैच्ड हैं, जो कि हमें दिख नहीं रहे, विजुअल नहीं है। तो इसका जो ये वर्टिकल पोर्शन है, यही हमारा टोटल सरफेस होगा। तो इसका अर्थ ये नहीं कि हम इसके लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएं, हमें यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया का ही फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन क्वेश्चन मेंशन कर रहा है टोटल सरफेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस का सेंस वहां पर टोटल सरफेस एरिया से ही डायरेक्ट हम नहीं लेंगे, ऑब्जेक्ट कैसा है, उसमें कौन कौन से पोर्शंस को हमको इंक्लूड करना है, किस किस पोर्शंस का सरफेस लेना है, उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि वहां टोटल सरफेस की जरूरत है, कर्व सरफेस की जरूरत है, या टोटल सरफेस में से कुछ हमारा रिड्यूस हो रहा है, कुछ डिडक्ट हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि कह दिया जाए कि इस रूम के लिए ही कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया टू बी व्हाइट वॉश, इस रूम को व्हाइट वॉश करने में टोटल सरफेस एरिया, तो हमें ये इमेजिन करना होगा कि आखिर ये जो रूम है इसमें कौन कौन सा पोर्शन जो है वह व्हाइट वॉश किया जाता है। जैसे कि 4 वॉल्स हैं और सीलिंग है, फ्लोर को हम कभी भी जो है व्हाइट वॉशिंग नहीं किया जाता है। तो वैसे कंडीशन टोटल सरफेस एरिया टू बी व्हाइट वॉश निकालना है, लेकिन इसमें हमारा क्या है, बेस का एक पोर्शन फ्लोर नहीं आ रहा है। तो अगर हम वहां पर टोटल सरफेस का फॉर्मूला यूज करते हैं तो उसमें से इस बेस को हमको माइनस करना होगा, या फिर ये वॉल्स जो हमारा वर्टिकल पोर्शन है, तो इस कर्व सरफेस में एक हमारा सीलिंग को प्लस करना होगा। अगर कहता है एन ओपन बॉक्स या ए बॉक्स इज ओपन फ्रॉम टॉप, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट टू बी यूज्ड टू मेक इट। एक बॉक्स है जो ऊपर से ओपन है, उसका ऊपर से कवर नहीं है, उसको बनाने में कितना मेटल शीट लगा। तो डेफिनेटली है कि टोटल सरफेस एरिया या टोटल एरिया ऑफ मेटल शीट का आ रहा है। तो उस कंडीशन में हमको वह ध्यान में रखना होगा कि उसका ऊपर का टॉप नहीं है। तो वैसे कंडीशन में अगर हम टोटल सरफेस का यूज करते भी हैं तो वैसे कंडीशन में वहां पर एक फेस ऐसा है जो कि यूज नहीं हो रहा है, तो वह यूज अगर नहीं हो रहा है तो उसका हमको एरिया माइनस करना होगा टोटल सरफेस में। या फिर अगर हम कर्व सरफेस लेते हैं तो उसमें हमको एक बेस जो है उस बेस को प्लस करना होगा। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में हमको ऑब्जेक्ट को इमेजिन करना होगा, जिस सॉलिड का क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा है वह सॉलिड कैसा है और उसके सरफेस एरिया में कौन कौन सा पोर्शन हमको यूज करना है, कौन कौन सा पोर्शन जो है हमको उसमें यूटिलाइज करना है, उसके अकॉर्डिंग ही हम उसमें फॉर्मूला का यूज करेंगे, उन सरफेसेस को ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कि इन फेसेस को फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे, किन किन फॉर्मूलाज का जो है यूज किया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि डिफरेंट सॉलिड्स जो हमारे रेगुलर सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स में हम सरफेस एरियाज या उनके वॉल्यूम्स को कैसे मेजर करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लेते हैं क्यूबॉइड, जिसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगुलर फेसेस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक बॉक्स है जो कि क्यूबॉइड शेप में है। तो ये हमारा लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट हो जाता है। इसमें 4 एजेस जो है वह लेंथ है, 4 एजेस ब्रेथ और 4 जो है वह हाइट्स हैं। 4 वर्टिकल फेसेस हैं और 2 बेसेस हैं। इसमें 2 अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट जो होता है वह उसका डायगोनल होता है। ये हमारा डायगोनल हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर इसमें हम कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया लेते हैं तो लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया के लिए ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना होगा कि इसमें पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट का यूज करेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगुलर होता है, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हाइट जो है वहां पर यूज हो जाएगा। या इसको हम अगर रूम के सेंस में लें तो एरिया ऑफ
4 वॉल्स भी कह सकते हैं। किसी भी रूम के 4 वॉल्स का एरिया निकालना हो तो वहाँ पर CS है। चूंकि 4 वॉल्स हमारा क्या है, कर्व फेसेस है, चूंकि 4 जगहों पर ये बेंडेड है, वर्टिकल पोर्शन है इस रूम के लिए, तो वहाँ पर CSA का फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। TSA टोटल सरफेस एरिया। तो उस कंडीशन में अगर लें तो 6 फेसेस हैं, जिसमें से 2-2 फेसेस पेयर के रूप में हैं। तो 2 हमारा फ्लोर और टॉप जो है तो 2 इंटू LB। फिर अगर लेफ्ट पोर्शन को लें तो 2 इंटू LH प्लस 2 इंटू BH, दैट इज 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। तो वहीं पर डायगोनल तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और वॉल्यूम अगर निकालना हो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ बेस L इंटू B हो गया और हाइट H। तो वॉल्यूम के लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है। तो एक क्यूबॉइड, जैसे अगर इसी को लें तो ये हमारा एक क्यूबॉइड शेप है। अगर सिर्फ इसका हमको ये वर्टिकल पोर्शंस निकालना हो तो CSA का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इस वर्टिकल के साथ टॉप और बॉटम दोनों निकालना हो TSA का फॉर्मूला लगाएंगे। अगर इनकेस मान ली कि इसमें से हम ये वर्टिकल और ये पोर्शन लेना, जैसे चारों वॉल्स और सीलिंग को लेना हो, तो इस CSA में एक बेस LB को हमको प्लस करना होगा। ठीक है, 2 इंटू L प्लस B इंटू H है, एक LB हमको प्लस करना होगा। या फिर मान ली कि एक ओपन बॉक्स है, ठीक है, उसमें मेटल शीट निकालना है, तो उसके 4 वर्टिकल पोर्शंस हो गए और एक बेस हो गया, बेसमेंट हो गया, तो प्लस LB। या फिर ये टोटल फेसेज जो है, जो 6 फेसेज हैं, इसमें से एक फेस को हमको माइनस करना होगा। तो यही ध्यान में रखना है कि अगर 4 या वर्टिकल फेस सिर्फ निकालना है तो CSA, वर्टिकल फेस के साथ टॉप और बॉटम दोनों बेसेज निकालने हैं तो TSA। अगर उनमें से किसी एक पोर्शन को छोड़ना है तो जिसको छोड़ना है उसको हम TSA में से माइनस कर लेंगे, या फिर जो वर्टिकल पोर्शन के अलावा एक बेस हम यूज कर रहे हैं उसको CSA में प्लस करके कर सकते हैं। डायगोनल्स, ये इसमें क्यूबॉइड का सबसे लॉन्गेस्ट एज होता है, लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। ठीक है, जिसको कि रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर से करते हैं। तो इसको अगर हम लें तो इसमें जैसे लें तो इस डायगोनल को निकालने के लिए हम इस डायगोनल को जोड़ देते हैं। तो ये हमारा डायगोनल हो गया, ये वर्टिकल हाइट हो जाता है जो कि यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाता है, और ये हमारा इस क्यूबॉइड का डायगोनल होता है, ये हमारा H हो गया। तो ये हमारा पोर्शंस क्या होगा, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर हो जाता है। तो डायगोनल को जब हम निकालेंगे तो D स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो H स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यहाँ से जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आकर के ये रूट हो जाता है, रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो इस तरह से एक क्यूबॉइड का डायगोनल निकाला जा सकता है। जैसे इस रूम को ही लें तो इस रूम का डायगोनल निकालने के लिए पहले बेस का डायगोनल निकालना होगा। तो बेस का डायगोनल क्या हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल है तो रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। एक साइड हमारा ये हाइट हो जाता है और फिर तब ये डायगोनल्स हम निकालते हैं। तो इस तरह से हमारा डायगोनल का ये फॉर्मूला आता है। दूसरा इसमें है कि उसका क्यूबॉइड का वॉल्यूम, मतलब कि इसका वॉल्यूम निकालना हो तो एरिया ऑफ बेस रेक्टेंगल है तो L इंटू B और इंटू हाइट H का यूज किया जाता है। ठीक है, अगर इसको बनाने में कितना, अगर ये सॉलिड है तो इसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है तो वही वॉल्यूम ही निकालेंगे। इसमें अगर इसकी कैपेसिटी बताना हो कि इसमें कोई चीज़ कितनी क्वांटिटी में रखा जा सकता है तो वहाँ भी हम वॉल्यूम को ही निकालेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जहाँ भी कैपेसिटी या उस चीज़ को बनाने में जो मटेरियल लगा है उस मटेरियल की क्वांटिटी निकालना हो तो फिर हम वहाँ पर वॉल्यूम का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर देखें तो सेकंड हमारा सॉलिड है क्यूब,
जिसमें 6 स्क्वायर फेसेस होते हैं। मतलब कि इसी में लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर इक्वल हो जाए, जिसको हम नॉर्मली एज कह सकते हैं या साइड कह सकते हैं, तो उस कंडीशन में वह क्यूबॉइड हमारा क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो क्यूब और क्यूबॉइड में सब कुछ सिमिलर होता है, सिर्फ एल, बी, एच तीनों की जगह पर एज को हम प्लेस कर देते हैं। तो सी ए से तो 4 वर्टिकल फेसेस, 4 स्क्वायर, तो एक स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर, 4 साइड्स हैं 4a स्क्वायर। टी ए से तो ऑल 6 फेसेस, तो एक स्क्वायर का ए स्क्वायर, तो 6 फेस का 6a स्क्वायर। डायगोनल तो रूट अंडर, अब इसमें अगर हम करें तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो √3a स्क्वायर हुआ, तो इसको √3a हम लिख सकते हैं, या a√3 लग जाता है। इन सारे मेजरमेंट्स और कैलकुलेशन के साथ हमारा यूनिट जो है उसमें जुड़ेगा। ये ध्यान में रखेंगे कि एरिया से रिलेटेड कुछ भी होगा तो उसमें यूनिट जो होगा वह स्क्वायर में होगा, और वॉल्यूम से रिलेटेड जो होगा उसमें यूनिट जो होगा वह क्यूब में होगा। बाकी जो डायमेंशंस होंगे उसमें यूनिट जो है, डायमेंशंस कहने का अर्थ है लेंथ, ब्रेथ, हाइट वगैरह जो है, तो उसमें यूनिट हमारा सिंगल टर्म के रूप में होगा। जैसे सेंटीमीटर है तो एरिया अगर निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, वॉल्यूम निकाल रहे हैं तो सेंटीमीटर क्यूब में होगा। ठीक है, उसी तरह से वॉल्यूम तो a इंटू ए, तो ये a क्यूब हो जाता है, जहां पर a क्या है, एज, या इसको एज और साइड हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्यूबॉइड और क्यूब निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाता है। नेक्स्ट इसमें अगर हम दें तो नेक्स्ट हमारा सॉलिड जो है वह है राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट सर्कुलर सिलेंडर, और ओनली सिलेंडर भी हम कह सकते हैं। तो इसमें सिलेंडर जो है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसका दोनों बेसेस जो है वह कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होते हैं, या कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि कह सकते हैं कि ए सॉलिड हुज बोथ बेसेस आर कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स कहने का अर्थ है कि दोनों का रेडियस जो होगा वह सेम होगा। ठीक है, और दोनों टॉप और बॉटम के बीच का जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है वो हमारा हाइट होता है। जैसे अगर इसी चीज को ले लें तो ये हमारा सर्कुलर पोर्शंस है, तो ये हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप हो जाता है। वाटर सप्लाई के लिए पाइप यूज करते हैं, घरों में जो आयरन रॉड्स का यूज होता है घरों को बनाने में या डिफरेंट मैकेनिकल वर्क्स में, तो उसमें जो है उस आयरन रॉड का भी एजेस जो होता है वह सर्कल्स के रूप में होते हैं। रिफिल बॉल पेन में जो यूज होता है वो भी हमारा सर्कुलर बेस के रूप में ही होता है, तो वो सभी जो है हमारे सिलिंड्रिकल शेप होते हैं। अब ऐसे कंडीशन में इस सिलेंडर का सिर्फ ये वर्टिकल पोर्शंस निकालना हो तो उस कंडीशन में हम वहां पर CSA का यूज करेंगे। तो CSA के लिए क्या बताएं कि पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो पेरीमीटर इसका क्या है, सर्कल है, सर्कल का सरकमफ्रेंस ही जो है वह उसका पेरीमीटर होता है। तो 2πr और इंटू h, दैट इज CSA जो है वह 2πrh हो जाता है। उसी तरह से TSA मतलब कि ये ऊपर और नीचे दोनों के सर्कल्स को वहां पर ऐड कर दिया जाता है। तो 2πrh प्लस 2πr स्क्वायर, तो 2πr कॉमन हो जाएगा, h प्लस r हमारा फॉर्मूला हो जाता है। उसी तरह से वॉल्यूम की बात हो तो एरिया ऑफ बेस πr स्क्वायर इंटू h, πr स्क्वायर h से
हम उस सिलेंडर का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसी में आता है हॉलो सिलेंडर। ठीक है, हॉलो सिलेंडर कहने का अर्थ है हॉलो जो अंदर से इम्प्टी हो, खाली हो। जैसे वाटर सप्लाई के लिए पाइप जो होता है, प्लास्टिक पाइप हो या आयरन पाइप हो, अंदर का पोर्शन खाली होता है। एक रिफिल को ले लें, उसमें से इंक को निकाल दिया जाए, इनर पोर्शन जो होता है वह खाली होता है और वह भी कंप्लीटली सिलिंड्रिकल फेस ही होता है। तो वैसे जो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसमें इनर पोर्शन जो है इम्प्टी हो, तो उसको हम लोग हॉलो सिलेंडर कहते हैं। और हॉलो सिलेंडर में इनर और आउटर फेसेस जो है वह दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल से बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इनर पोर्शन का रेडियस अलग होगा और आउटर पोर्शन जो है उसका रेडियस अलग होगा। ये दोनों के बीच का ये जो थिकनेस है वह इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होता है, जबकि दोनों का लेंथ जो होता है, हाइट जो होता है इनर और आउटर फेसेस का, वह दोनों के लिए सेम होता है। तो वैसे कंडीशन में इनर CSA अगर सिर्फ अंदर का ये वर्टिकल पोर्शंस निकालना है तो 2 पाई इनर रेडियस, और अगर आउटर निकालना है आउटर CSA तो 2 पाई एक्सटर्नल रेडियस इंटू हाइट। लेकिन अगर TSA टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो मतलब इसमें आउटर सरफेस, इनर सरफेस और ऊपर और नीचे जो दो ये रिंग शेप बनता है, ये पोर्शंस इसका एरिया, तो 2 पाई r² माइनस r²। जब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 2 पाई कॉमन होता है, r प्लस r कॉमन होगा और बच जाता है h प्लस r माइनस r। जैसे इस दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो 2 पाई r प्लस r बचता है और यहाँ 2 पाई r² माइनस r² है तो r प्लस r इंटू r माइनस r। तो 2 पाई r प्लस r ये कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर h और यहाँ r माइनस r बच जाता है। तो इस तरह से हम टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि इनर आउटर और दोनों एजेस जो ये कोर होते हैं, इन कोर का एरिया भी उसमें इंक्लूड किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड। अब ये हॉलो सिलेंडर जिस मटेरियल से बना है, जैसे आयरन पाइप ही है तो उसमें कितना आयरन यूज हुआ, रिफिल जो होता है उसमें इंक निकाल दें तो प्लास्टिक का बना हुआ है, उस रिफिल को बनाने में प्लास्टिक कितना लगा। तो वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड के लिए एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस किया जाता है, तो पाई r² माइनस r² इंटू h। एक्सटर्नल हो गया पाई r² h और इंटरनल हो गया पाई स्मॉल r² h। तो पाई और h कॉमन निकाल लेते हैं तो r² माइनस r² बच जाता है। तो ये हमारा हो जाता है वॉल्यूम ऑफ मटेरियल दैट कैन बी यूज्ड टू मेक दैट हॉलो सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट। ठीक है, 5 नंबर में आते हैं तो राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन तो कोनिकल शेप, जैसे कि फनेल, मिट्टी तेल वगैरह डालने के लिए जो कीप यूज किया जाता है, अगर उसके सिलेंड्रिकल पार्ट को हटा दें तो एक कोनिकल फेस होता है। बर्थडे कैप जो बच्चों के लिए होता है वो हमारा शेप जो होता है वह कोनिकल फेस होता है। इसमें आप ध्यान से देखते हैं तो एक इंड जो है वो आपका सर्कुलर होता है और दूसरा इंड जो होता है वह एक पॉइंट शेप में होता है। ये हमारा रेडियस हो गया। वर्टिकल पोजीशन से ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये हाइट होता है, और चूंकि इसका फेस जो होता है वह स्लोप्ड होता है, ठीक है, वह तिरछा होता है, स्लाइटली जो है वह बेंडेड होता है, तो उसको हम लोग स्लैंट हाइट कहते हैं। ठीक है, या लेटरल हाइट भी इसको कहा जा सकता है, लेटरल हाइट। तो स्लैंट हाइट जो हो गया वह स्लोप्ड पोर्शन हो गया,
जो उसके सरफेस या फेस को रिप्रेजेंट करता है, और उसका जो वर्टिकल हाइट होता है वो हमारा परपेंडिकुलर हाइट होता है। तो इसमें अगर हम लें, अगर हमको ये सिर्फ ये पोर्शंस निकालना हो तो सी ए से, तो यहाँ पाई आर, चूंकि इसमें हाइट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि हाइट में कोई फेस है ही नहीं, जो फेस है हमारा ये लेटरल है, तो पाई आर एल। अगर टी एस ए का यूज करते हैं तो टी एस ए में हमारा क्या होता है, इस कर्व सरफेस के अलावा एक बेस हमारा इंक्लूड हो जाता है, तो ये हो जाता है पाई आर स्क्वायर, इसमें प्लस हो जाएगा, तो पाई आर कॉमन होगा और एल प्लस आर बच जाता है। ठीक है, वहीं वॉल्यूम को लें तो अगर सेम रेडियस और सेम हाइट का, जैसे सेम रेडियस और सेम हाइट का अगर हम एक कोन और एक सिलेंडर को लें, तो एक सिलेंडर जो है वह 3 टाइम्स जो है वह कोन का होता है। मतलब कि यूँ कह सकते हैं कि ये कोन जो होता है वह सिलेंडर का 1/3 होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो इससे हमारा जो है उस राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम निकाला जा सकता है। कोई कॉनिकल ऑब्जेक्ट है तो उसको बनाने में कितना मटेरियल लगा है, उस मटेरियल की क्वांटिटी को हम वहां पर निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इसमें आते हैं स्फीयर। तो इट इज अ सॉलिड इन विच नो एनी फ्लैट सरफेस हैविंग नो प्लेन सरफेस। इसमें कोई प्लेन सरफेस नहीं होता है। जैसे फुटबॉल, क्रिकेट बॉल, ये सब जो हम लोग देखते हैं ये सभी हमारे क्या हैं, तो स्फीयर होते हैं, स्फेरिकल बॉडी कहा जाता है। और इसके प्लेन सरफेसेस से अगर इसको हम कट करें तो हर सरफेस जो है सर्कुलर डिस्क के रूप में एपियर होता है, जिसका रेडियस अगर हम मान लें कि r है, तो इसका हाइट जो होता है वो हमारा 2r जो कि डायमीटर होता है, या इस डायमीटर के इक्विवेलेंट होता है। तो चूंकि इसमें कोई भी प्लेन सरफेस नहीं है, इसलिए इसमें सी एस ए टी एस ए नहीं होता है, इसमें सीधे सरफेस एरिया होता है जो कि 4 पाई आर स्क्वायर से कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरा वॉल्यूम, तो ये सिलेंडर का 2/3 होता है, तो 4/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर का 2/3 का अर्थ हो गया 2/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 2/3 पाई आर स्क्वायर एच कितना है, 2r है, तो 2 2 जा 4/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। ठीक, इसी में आता है स्फेरिकल सेल। ठीक है, या हॉलो स्फीयर हम इसमें कह सकते हैं, हॉलो स्फीयर। मतलब कि जैसे टेनिस बॉल हम देखते हैं, फुटबॉल देखते हैं, तो उसका इनर मोस्ट पोर्शन जो होता है वह खाली रहता है। तो डेफिनेटली है कि वह मटेरियल पूरा भरा हुआ नहीं रहता है, तो उसके इनर सरफेस का एक रेडियस होगा और एक रेडियस आउटर सरफेस का होगा, बीच में ये मटेरियल रहता है। तो वैसे कंडीशन में स्फेरिकल सरफेस एरिया निकालना हो तो 4 पाई, चूंकि इनर मोस्ट सरफेस जो है वह विजुअल नहीं होता है, वह दिखाई नहीं देता है, इसलिए हम उसको कैलकुलेट नहीं करते हैं। क्योंकि आउटर पोर्शन जो है, आउटर सरफेस जो वह विजुअल दिखाई देता है, तो हम सिर्फ आउटर पोर्शन का यूज करते हैं। तो आउटर पोर्शन के लिए एक्सटर्नल रेडियस का यूज किया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसमें इनर रेडियस स्मॉल r, आउटर रेडियस कैपिटल R का यूज होता है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज्ड, तो इसमें भी एक्सटर्नल वॉल्यूम में से इंटरनल वॉल्यूम को माइनस करते हैं, तो दोनों में 4/3 पाई कॉमन होता है और r³ माइनस r³ वहां पर निकलता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्फेरिकल सेल की बात होता है। अब इसमें जैसे लें कि एक स्फेरिकल कोई ऑब्जेक्ट लें और उसके डायमीटर से अगर हम एक प्लेन सरफेस से इसको कट कर दें, तो कट करने पर जो बच जाता है पोर्शन
वो हमारा हेमीस्फीयर होता है। हेमीस्फीयर, हाफ ऑफ द स्फीयर। तो इसमें आपका ये एक कर्व पोर्शन और एक ऊपर फ्लैट पोर्शन होता है। तो इसमें आपका CSA, तो हाफ ऑफ द स्फीयर, तो 2 पाई आर स्क्वायर। TSA लेते हैं तो ऊपर का एक सर्कुलर पोर्शन इसमें आपका ऐड हो जाता है, मतलब कि पाई आर स्क्वायर ऐड हो जाएगा, तो 3 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम लें तो स्फीयर का हाफ, 4/3 का 2/3 पाई आर क्यूब हो जाता है। अगर इसी में हेमी स्फेरिकल सेल हो, ठीक है, जिसको कि हम बॉल शेप भी कह सकते हैं, इसमें आपका एक इनर और एक आउटर पोर्शंस होता है। तो इनर रेडियस को अगर हम स्मॉल r और आउटर को कैपिटल R से रिप्रेजेंट करें, तो इसमें आपका इनर CSA 2 पाई आर स्क्वायर, आउटर CSA तो 2 पाई आउटर रेडियस स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया लेना हो तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस इनर 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। और इसमें क्या हो रहा है, ऊपर एक रिंग शेप बनता है, तो प्लस पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब इसको अगर हम पाई को कॉमन लेकर के और इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाता है पाई 3r स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। वहीं वॉल्यूम ऑफ मटेरियल यूज, तो स्फेरिकल सेल का जस्ट हाफ 2/3 पाई आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो ये हमारे कुछ कॉमन सॉलिड्स हैं, जिसमें कि क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर, कोन, स्फीयर, स्फेरिकल सेल और उनके हाफ हेमीस्फीयर और हेमीस्फेरिकल सेल। ये हमारे एक रेगुलर सॉलिड्स हैं, जिसमें कि आपका क्यूब, क्यूबॉइड और सिलेंडर क्लास 8 में पढ़ना है, और ये सारे पोर्शंस जो हैं वो आपको 9th में पढ़ना है, ठीक है। 10th में इसमें आपका एक टॉपिक जो है वह बढ़ जाता है, वो क्या है, टेंथ क्लास में एक टॉपिक आपका इंक्रीज हो जाता है, वह है फ्रस्टम, ठीक है, या कोनिकल फ्रस्टम हम कहते हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे इफ अ स्मॉल कोन इज कट आउट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ ए कोन, जैसे मान लीजिए कि यह O A B हमारा एक कोन हो गया, जिसका सेंटर ये P हो जाए, ठीक है, ये इसका वर्टिकल हाइट हो गया। तो कहता है कि इसके बेस के पैरेलल एक प्लेन से अगर एक अनदर स्मॉल कोन टॉप से जो कट करके हटा दिया जाए, ये पोर्शन से हटा दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है वह रिमेनिंग पार्ट हमारा फ्रस्टम हो जाता है। ये हमारा दोनों ही एजेस के जो सेंटर होते हैं, इसके बीच का यह वर्टिकल डिस्टेंस इसका हाइट होता है, और ये जो स्लोप्ड पोर्शन होता है ये इसका स्लैंट हाइट या लेटरल हाइट होता है। तो ये हमारा हो जाता है फ्रस्टम, ठीक है। इसमें हम कह सकते हैं कि इफ ए स्मॉल cone is
cut out by a plane parallel to the base of another cone, then remaining solid is फ्रस्टम। तो रिमेनिंग सॉलिड जो होता है वह फ्रस्टम होता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम लें तो फ्रस्टम का ये जो पोर्शन है वर्टिकल पोर्शन, ये हमारा CSA पाई R प्लस R इंटू L, टोटल सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम दोनों को ऐड कर देते हैं, पाई R प्लस R इंटू L प्लस पाई R स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल R स्क्वायर, और वॉल्यूम 1/3 पाई H R स्क्वायर प्लस R इंटू R प्लस स्मॉल R स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा इस फ्रस्टम के लिए हो जाता है। अब इसमें आता है कि इसमें स्लैंट हाइट L को हम कैसे निकालेंगे। तो नॉर्मली हम L के लिए देखें तो स्लैंट हाइट L इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हमारे एक फ्रस्टम में कैलकुलेशंस के लिए जो है ये फॉर्मूलाज हैं। अब इसमें आता है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। फ्रस्टम तो कोई रेगुलर पोर्शन है या रेगुलर शेप में दिख नहीं रहा है, तो वैसे कंडीशन में अगर हम देखें तो इस कोन से ही जो है हम इसके सरफेस एरिया को या फिर वॉल्यूम्स वगैरह को निकालते हैं। तो इसमें ये ध्यान में रखिएगा कि CSA ऑफ फ्रस्टम जो है ABDC, तो ये हो जाता है CSA ऑफ कोन OAB माइनस CSA ऑफ कोन OCD। ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम के लिए वॉल्यूम ऑफ कोन OAB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन OCD से निकालते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ओरिजिनल कोन है उसी में से जो स्मॉल कोन कट करके वहाँ से हटाया जा रहा है, उसके कर्व सरफेस को टोटल ओरिजिनल में जो कर्व सरफेस है उसमें से माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग पोर्शन का कर्व सरफेस एरिया निकल जाता है। ओरिजिनल कोन के वॉल्यूम में से स्मॉल कोन जो कट करके हटाया जा रहा है, अगर इस वॉल्यूम को वहाँ से माइनस कर दें तो रिमेनिंग हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे। इस चीज़ को अगर हम लें तो मान लें कि जैसे ये आपका स्मॉल कैपिटल R, इस पर स्मॉल r ले लें। ठीक है, ये पूरे होल स्लैंट हाइट को कैपिटल L और इसको स्मॉल l में ले लें। इसमें हाइट जो है इसको h और टोटल हाइट को कैपिटल H से अगर ले लें तो रिमेनिंग पोर्शंस का हाइट h माइनस h, रिमेनिंग पोर्शन का स्लैंट हाइट L माइनस L से निकलता है। अब इसमें आप देखें तो यहाँ पर क्या है कि सिंस CD पैरेलल टू AB है, शो QD पैरेलल टू PB। अब पैरेलल है तो देन ट्रायंगल OQD सिमिलर टू ट्रायंगल OPB एंगल सिमिलरिटी से। जब किसी ट्रायंगल के दो ट्रायंगल के बेस आपस में पैरेलल हो तो वह दोनों ट्रायंगल जो होता है वह सिमिलर ट्रायंगल होता है। उसके दो एंगल्स एटलीस्ट इक्वल होते हैं। जैसे ये पैरेलल है तो एंगल Q एंगल P के इक्वल होगा, एंगल D एंगल B के, और O कॉमन है। तो दो ट्रायंगल्स जो आप सिमिलर ट्रायंगल्स में पढ़ेंगे कि दो ट्रायंगल्स के अगर एटलीस्ट दो एंगल्स या तीनों एंगल्स आपस में इक्वल हो तो उस कंडीशन में वह दोनों ट्रायंगल सिमिलर होता है।
सिमिलर होंगे तो उनके साइड्स जो होंगे वह प्रोपोर्शनल होगा। ओ क्यू बाई ओ पी, क्यू डी बाई पी बी एंड ओ डी बाई ओ बी। ठीक है, तो ओ क्यू क्या हो गया, एच माइनस एच बाई एच, आर बाई आर, और एल माइनस एल बाई कैपिटल एल। तो चूंकि इसमें देखें कि इस फॉर्मूला में कहीं भी कैपिटल एल या कैपिटल एच का यूज नहीं हुआ है, तो पहले हम वहां से उस चीज को रिड्यूस कर लें। ठीक है, तो रिड्यूस कैसे करेंगे, तो इसको सोल्व करें। h माइनस एच बाई एच इज इक्वल टू आर बाई आर। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर तो एच आर माइनस एच आर इज इक्वल टू, तो h उसी तरह से L के लिए करेंगे, L माइनस एल बाई एल इज इक्वल टू आर बाई आर। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो एल आर माइनस एल आर माइनस एल स्मॉल आर। अब इसमें L कॉमन ले लें, सो L इज इक्वल टू एल आर बाई आर माइनस आर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो ओरिजिनल कोण है इसमें कैपिटल H और कैपिटल L जो हम यूज कर रहे हैं, जो कि फ्रस्टम में कहीं यूज नहीं है, तो फॉर्मूला को डिड्यूस करने के लिए हम इन कैपिटल L और H का वैल्यू बाकी रिमेनिंग टर्म्स के रिस्पेक्ट में निकाल लेते हैं। अब जैसे इसमें बताया गया कि CSA को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो CSA ऑफ फ्रस्टम निकालने के लिए CSA ऑफ कोन, CSA ऑफ फ्रस्टम, तो CSA ऑफ कोन पाई, कोन OAB ये पूरा हो गया, तो पाई आर एल माइनस इस छोटे वाले का पाई स्मॉल आर और एल माइनस एल। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लें तो पाई हमारा कॉमन है, आर एल माइनस आर एल माइनस माइनस प्लस, अब इसमें L कॉमन ले लें, R माइनस आर प्लस आर इंटू, अब इस L का वैल्यू यहां से प्लेस कर दें तो एल आर बाई आर माइनस आर इंटू आर माइनस आर और प्लस कि आर माइनस आर से आर माइनस आर कैंसिल हो जाएगा और इन दोनों में क्या है, L कॉमन है तो L निकाल लेंगे तो R प्लस आर इंटू एल बच जाता है। उसी तरह से वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम अगर लेते हैं तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम में वॉल्यूम ऑफ कोन OAB माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन OCD, तो 1/3 इस बड़े वाले का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर और इसका हाइट कितना है h माइनस एच, तो इसमें 1/3 पाई कॉमन हो गया तो आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच माइनस एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच माइनस माइनस प्लस स्मॉल आर स्क्वायर एच। अब इसमें भी h का वैल्यू प्लेस कर दें तो 1/3 पाई h का वैल्यू हो गया एच आर बाई आर माइनस आर
इसको हम लिख सकते हैं r माइनस आर इंटू आर प्लस आर और प्लस आर स्क्वायर एच। तो ये r माइनस आर से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब इसमें लें तो 1, तो इसमें जो है r माइनस आर से r माइनस आर कैंसिल हो जाएगा, बच गया 1/3 पाई। इसमें h को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ r इंटू आर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो 1/3 पाई h आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर प्लस आर स्क्वायर। तो ये हमारा फ्रस्टम का वॉल्यूम हो जाता है। अब इसमें है कि अगर फ्रस्टम में L हमको निकालना हो तो इसके लिए करते क्या है कि जैसे यहाँ D से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। मान लें कि यहाँ पर M पर परपेंडिकुलर हुआ, ये R है तो ये R हो जाएगा और ये हो जाएगा R माइनस R, ये H है तो ये H हो जाएगा। तो इसमें इन राइट ट्रायंगल DMB मिले तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस MB स्क्वायर। ये हो गया L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। सो L इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R माइनस R का स्क्वायर। तो इस तरीके से हम डिफरेंट फार्मूलाज जो हैं फ्रस्टम के, उनको हमको अगर डिराइव करना हो तो डिराइव भी कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे डेरिवेशंस एग्जाम्स के पर्पज से नहीं है, डेरिवेशन एग्जाम में पूछता नहीं है, लेकिन वो फॉर्मूला आया कहाँ से, क्योंकि फ्रस्टम जब हम कहते हैं कि वह एक कोन का ही एक पार्ट है, एक पोर्शन है, तो डेफिनेटली है कि कौन से वह रिलेटेड होता, कौन से कैसे रिलेटेड था, उस चीज़ों के थ्रू हमने डिराइव करके देखा। तो ये इतने फॉर्मूलाज जो है हमें यूज करने हैं। अब इसमें आता है कि क्वेश्चंस हमारे जो है कैसे हैं। खास करके 8 और 9 क्लास में डायरेक्ट हमें फॉर्मूला यूज करना है। जिस तरह का ऑब्जेक्ट दे रहा है, चाहे वो सिलेंडर हो, कोन हो, क्यूबॉइड हो, जैसा ऑब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमें वो फॉर्मूला का यूज सीधे कर लेना है, ठीक है। 10th क्लास में थोड़ा सा डिफरेंट क्या हो जा रहा है कि इसमें जो है आपको 3 तरह की चीज़ों को स्पेशली पढ़ना है। एक तो कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन और कन्वर्सन ऑफ वन सॉलिड इनटू अदर, और तीसरा फ्रस्टम के बारे में पढ़ना है। तो ये 3 चीज़ों से रिलेटेड जो है हमें क्वेश्चंस या टॉपिक्स जो है 10th क्लास में पढ़ना है। तो इसमें सब कुछ 9th क्लास के जैसा ही है, थोड़े से कैलकुलेशन प्रोसीजर को जो है ध्यान देना है। सबसे पहले जो सॉलिड क्वेश्चन में मेंशन कर रहा है, अगर उसका एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर सके, रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें, और फिर उसमें देखें कि अगर वहाँ क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया कह रहा है तो सॉलिड का कौन कौन सा पोर्शन हमारा यूज हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, मतलब 2 या 2 से अधिक सॉलिड्स जो है एक साथ कंबाइंड हो। जैसे अगर हम लेते हैं कि अगर क्वेश्चन कहता है कि ए कोन ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड height 8 centimeter is surmounted on a hemisphere of same radius
फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड एंड इट्स वॉल्यूम। जैसे यहाँ एक क्वेश्चन दे दिया कि एक कोन जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है और हाइट जो है वह 8 सेंटीमीटर है, ये एक सेम रेडियस के हेमीस्फीयर के ऊपर सरमाउंटेड, मतलब कि ऊपर से रखा गया है। ठीक है, माउंटेड ऑन और सर माउंटेड ऑन। माउंटेड ऑन मतलब कि उसके ऊपर रखा गया है और सर माउंटेड मतलब कि ओवरलैप कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ डायग्राम ड्रॉ कर लें। क्या है, तो एक हेमीस्फीयर के ऊपर कोन है, कोन का रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर है। अब इस सॉलिड का जो है हमको सरफेस एरिया और जो है वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम ये दिमाग में दौड़ा लें कि सरफेस एरिया में इसका कौन कौन सा सरफेस आ रहा है। तो जैसे सरफेस एरिया में हमारा ये और ये पोर्शन आ रहा है, तो ये देखें कि वह कोन और उससे रिलेटेड क्या है। तो ये ऊपर का पोर्शन जो है वह कोन का CSA है और नीचे का पोर्शन जो है वह हेमीस्फीयर का CSA है। मतलब कि सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको कोन का कर्व सरफेस और हेमीस्फीयर का कर्व सरफेस जो है ऐड करना है। तो हम इस दोनों को अलग अलग कैलकुलेशन नहीं करके, जब हमारे दिमाग में ये आ गया, हमने ये जज कर लिया कि हमको करना क्या है। ठीक है, वहाँ पर CSA ऑफ कोन और CSA ऑफ हेमीस्फीयर को ऐड करना है। तो इस पूरे प्रोसेस को एक स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करके और फिर उसको फॉर्मूला बैठाएंगे। इससे बेनिफिट क्या होगा कि उसमें जो सिमिलर टर्म्स होंगे उसको हम कॉमन निकाल सकते हैं। कॉमन निकालने का अर्थ हो गया कि उन चीज़ों को एक ही बार हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अदरवाइज क्या है, एक बार हम CSA ऑफ कोन निकालें, वहाँ पाई का यूज करें, रेडियस 6 है वो यूज करें। हेमीस्फीयर का निकालें CSA, उसमें भी पाई है, उसमें भी 6 है, जो कि दोनों में सेम आ रहा है। तो इस दो नंबर्स का कैलकुलेशन दो जगह पर करना होगा, फिर फाइनली हमको ऐड करना है। तो इस चीज़ से बचना है कि इसमें हम सेपरेट कैलकुलेशन जितना कम से कम करें। अगर मान लीजिए कि स्टेटमेंट क्रिएट करने में दिक्कत हो तो सेपरेट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी ये ध्यान में रखना है कि पाई को पाई के टर्म में ही रखिए। डेसिमल में कैलकुलेशन जितना कम से कम हो करें। अगर कंप्लीट डिविजिबल है तो कंप्लीट डिवाइड कीजिए, अदरवाइज उसको फ्रैक्शन में आप रख सकते हैं, लेकिन पाई को पाई के टर्म में रखिए। पाई का वैल्यू हम लास्ट स्टेप में जब हमारा फाइनल कैलकुलेशन करना हो तब हम उसका यूज करें। तो जैसे यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्या कि रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल टू रेडियस ऑफ कोन R इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ कोन H इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब चूंकि कोन का CSA चाहिए तो कोन के CSA के लिए हमको L की जरूरत होता है। तो L इज इक्वल टू रूट अंडर H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 64 प्लस 36 दैट इज 100 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड है। जब यह क्लियर हो गया कि हमको करना क्या है, तो एक स्टेटमेंट में हम कन्वर्ट करेंगे CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमीस्फीयर। CSA ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल। पाई R की जगह पर क्या हो गया 6, L की जगह पर 10 प्लस 2 पाई और R की जगह पर 6 का स्क्वायर। अब इसमें जो टर्म्स आपको कॉमन दिख रहे हैं उस कॉमन को निकाल लीजिए। तो नॉर्मल वे में अगर हम देखें तो एक पाई और 6 जो है वह कॉमन है, तो यहाँ 10 प्लस 2 इंटू 6 स्क्वायर है, एक 6 बाहर निकला है, एक 6 यहाँ पर रहेगा। अब यहाँ पर पाई का वैल्यू हम 20, अगर इसमें लगता है कि इसका कैलकुलेशन करने पर अगर वह 7 से कट जाने वाले नंबर है तो हम 22/7 रखेंगे। अगर लगता है कि नहीं वह कटने वाला नंबर नहीं है तो 22/7 भी यूज कर सकते हैं और 3.14 का भी यूज किया जा सकता है। तो 3.14 इंटू 6 इंटू 6 2 12 और प्लस 2 22। तो अब इसको जो है हम मल्टीप्लाई कर दें, 3.14 और 132 मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा वही आपका
सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से वॉल्यूम हमको निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें भी देखिए बहुत सारे टर्म्स हमारे कॉमन है, 1/3 कॉमन है, पाई कॉमन है, 6 स्क्वायर कॉमन है, तो बच गया यहाँ 8 और प्लस 2 × 6। तो 1/3 पाई का वैल्यू रख सकते हैं 3.14 × 36 × 6 2 जा 12 और प्लस 8 20। अब फिर इसको हम कैलकुलेशन कर दें, 3.14 × 240, तो ये जो होगा उतना सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें क्या हुआ, जब हमने सॉलिड को जज कर लिया कि सॉलिड हमारा किस फॉर्मेट में है, कैसा शेप है, उसमें हमको कौन कौन सा पोर्शंस लेना है, तो उसको स्टेटमेंट के रूप में हम रिजल्ट को कैलकुलेट करें और फिर उसमें वैल्यू को पुटअप करके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग और वहाँ पर जो भी कॉमन्स वगैरह है कॉमन लेकर हम कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें है कि इस तरह के बहुत सारे सॉलिड शेप हो सकते हैं, तो हमें अपने सराउंडिंग से उसको कंपेयर करते हुए, उसके शेप को इमेजिन करते हुए, तब हमें वहाँ देखना होगा कि हमें कौन कौन से पोर्शंस यूज करने हैं, कहाँ सरफेस एरिया लेना है, कहाँ कर्व सरफेस लेना है, कहाँ टोटल लेना है, कहाँ एरिया ऑफ बेस लेना है, और स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करके फिर फाइनल कैलकुलेशन हम वहाँ करेंगे। दूसरा इसमें है कि जैसे कॉम्बिनेशन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन। अब जैसे इसी में कह दिया जाए कि ए सॉलिड इज इन द फॉर्म ऑफ अ cone surmounted by a hemisphere, mounted on a hemisphere. It is placed in a cylindrical tub full of water. ये पानी से भरा हुआ है, इसमें रखा गया है। ठीक है, अब इसमें इसका रेडियस दिया हुआ हो और मान लीजिए कि हाइट जो है इसका दिया हुआ है। इसमें कहा जा सकता है कि फाइंड या व्हाट अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर, इस सिलेंडर में कितना पानी बच गया है। तो अब हमें यह देखना होगा कि हमें करना क्या है। डेफिनेटली है कि आप 9th क्लास में आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़े हैं कि जब किसी सॉलिड को लिक्विड में इमर्ज किया जाता है तो वो अपने वॉल्यूम के इक्विवेलेंट लिक्विड को डिस्प्लेस करता है। मतलब कि इसमें पानी कितना बाहर निकलेगा, तो जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना पानी वहां से बाहर निकलेगा। तो वैसे कंडीशन में हम करेंगे क्या कि उस सिलेंडर में कितना पानी है उसके लिए सिलेंडर का हम वॉल्यूम यूज करेंगे और उसमें से उस सॉलिड के वॉल्यूम को माइनस करेंगे। तो इसमें भी करेंगे क्या, सारे मेजरमेंट्स ऊपर रेडियस हाइट वगैरह सब मेंशन करने के बाद करेंगे क्या, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट। तो क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसमें से माइनस करना है किसको, तो इस सॉलिड के वॉल्यूम को, तो वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर। अब जैसे इसमें हो गया, तो मान लीजिए यहाँ रेडियस दोनों का सेम है, तो पाई आर स्क्वायर एच माइनस 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ देखें पाई और 6 स्क्वायर जो है सब में कॉमन है, तो पाई और 6 स्क्वायर को ले लें तो यहाँ बच गया 14 माइनस यहाँ 1/3 × 8 और प्लस 2/3 × 6। अब यहाँ कैलकुलेशन करते हुए पाई का वैल्यू रख देंगे, हमारा एक कैलकुलेशंस में जो है आंसर हमारा निकल जाएगा। उसी तरह से इसमें कहा जा सकता है कि एक स्फेरिकल सॉलिड है जिसका रेडियस 8, इसको स्प्लिट करके 3 डिफरेंट रेडियस वाले स्फीयर में कन्वर्ट किया, जिसमें इसका 2 रेडियस है, इसका 3 है और इसका रेडियस हमको
निकालने के लिए कहा जा सकता है। यहाँ पर क्या है, कन्वर्सन है, एक सॉलिड को मेल्ट करके और 3 नए सॉलिड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसमें से इनके कुछ मेजरमेंट्स मालूम है और कुछ को निकालना है। तो जब ऑब्जेक्ट्स का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्सन हो, एक सॉलिड शेप से दूसरे सॉलिड शेप में कन्वर्सन हो, तो ये याद रखिए कि वहाँ क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का यूज करेंगे। ठीक है, वहाँ पर दोनों कंडीशन में ओरिजिनल सब्सटेंस और रिजल्टेंट सब्सटेंस जो है उनका वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल स्फीयर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल 3 स्फीयर्स। तो ये हो गया 4/3 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 4/3 पाई r1 क्यूब प्लस 4/3 पाई r3 क्यूब और 4/3 पाई, इसका रेडियस नहीं मालूम है तो r क्यूब। अब जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 4/3 पाई जो है वह सिमिलर टर्म्स है, तो 4/3 पाई को यहाँ रहने दें, यह हो जाएगा 512। यहाँ 4/3 पाई कॉमन ले लें, 2 क्यूब 3 क्यूब प्लस r क्यूब। अब 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब उसके बाद इन दोनों क्यूब्स को निकाल करके ऐड करेंगे, इधर लाकर माइनस करेंगे और फिर जो रिजल्ट आएगा उससे क्यूब रूट निकाल करके r का वैल्यू निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर कहता है कि इस सॉलिड को मेल्ट करके और एक सिलिंड्रिकल वायर बनाया जा रहा है, तो उस वायर का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो होगा वह इक्वलाइज करके उसमें जो मिसिंग टर्म्स होंगे हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्सन में हमें यह ध्यान में रखना है कि सब्सटेंस जब वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो तो उसमें वॉल्यूम्स हमारा इक्वल होता है। तो ओरिजिनल सब्सटेंस और न्यू सब्सटेंस के वॉल्यूम को इक्वलाइज करेंगे और फिर उसको कैलकुलेट जब करेंगे तो उसमें मिसिंग टर्म्स जो होगा वो हमारा आसानी से निकल जाएगा। तो कन्वर्सन और जो हमारा कॉम्बिनेशन है, इन दोनों ही में चूंकि एक से अधिक सॉलिड्स एक साथ यूज होते हैं, तो वैसे कंडीशन में वहाँ पर उन सॉलिड्स को कैलकुलेट करने के लिए अगर हम सबका सेपरेट कैलकुलेशन करते हैं, हर स्टेप में पाई का वैल्यू रखते हैं, हर स्टेप में हम उसके रेडियस वगैरह को मेंशन करते हैं, तो कैलकुलेशन हमारा बहुत ही लेंदी हो जाएगा और पता चलेगा कि 3 क्वेश्चंस के बदले एक ही क्वेश्चन में हमारा समय लग गया। एक कैलकुलेशन गलत हुआ तो उसमें फिर हमारा आंसर जो है उसमें मिस्टेक हो सकता है, आंसर रॉन्ग आ सकते हैं। तो हमें ये चीज़ ध्यान में रखना होगा कि क्वेश्चन जिस सॉलिड के बारे में कहे उस सॉलिड का एक पार्टिकुलर शेप जो है पहले क्रिएट कर ले और फिर उसमें हम देखें कि करना क्या है। पहले क्वेश्चन बनाने से पहले ये सोच ले कि हमें करना क्या है, ताकि हम वहाँ पर स्टेटमेंट को जनरेट कर सके। और जैसे ही यह क्लियर हो जाए कि हमें करना क्या है, तो स्टेटमेंट में सारे वैल्यू जब हम पुटअप करेंगे तो उससे हमारे कॉमन टर्म्स वगैरह जो है निकालना, कॉमन टर्म्स का कैंसिलेशन, ये सब आसानी से हो जाता है, जिससे कि कैलकुलेशन बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, बाकी फ्रस्टम जो नॉर्मल सॉलिड्स होते हैं वैसे ही आपका फ्रस्टम में कैलकुलेशन है, फ्रस्टम में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। ठीक है, उसमें आपका TSA CSA वगैरह के फॉर्मूलाज आपको बताए गए हैं। वहाँ भी ऑब्जेक्ट जो दिया है उस ऑब्जेक्ट के शेप को ध्यान देंगे और फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा 10th क्लास में 2 चीज़ों को ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन और कन्वर्सन में जो सॉलिड्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाता है या दो या दो से अधिक सॉलिड्स एक साथ कंबाइन होते हैं, तो उसमें बहुत सारी टर्म्स जो हैं, रेडियस, हाइट्स, इन सब में बहुत सारी सिमिलरिटीज होते हैं। पाई जो है सिमिलर होता है, तो वहाँ पर कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए हमारे कैलकुलेटिंग स्टेप को जो है पहले स्टेटमेंट के रूप में कन्वर्ट करें और फिर हम उसमें वैल्यू पुटअप करके तब उसका कैलकुलेशन करें। ठीक है, इन चीज़ों को ध्यान में रख करके आप आसानी से वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड किसी भी टाइप के क्वेश्चन जो हैं, अगर फिगर समझ में आ गया, फिगर में मेजरमेंट्स जो है वो समझ में आ गया और निकालना क्या है, खासकर वॉल्यूम्स में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। सरफेस एरिया में चूंकि सॉलिड्स में कहाँ कर्व लेना है, कहाँ टोटल लेना है, कहाँ कर्व के साथ बेसिस को जोड़ना है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना होता है, सरफेस को पहचानना होता है। तो थोड़ा सा सरफेस एरिया में प्रॉब्लम्स आते हैं क्योंकि सॉलिड्स को हम ऑब्जर्वेशन करके और उसे क्लियर कर सकते हैं। अदरवाइज जो है कैलकुलेशन आपका बहुत ही ईजी है और सॉलिड मार्किंग इसमें हमारा होता है। ठीक है, तो इस पर हम प्रयास करेंगे। इस पर जो है हमारे बुक्स में, हमारे सिलेबस में कई सारे मॉडल क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके हम इसको आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो
8, 9, 10 किसी भी क्लास में हो, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया जो है एक आसानी से आप इस प्लेटफॉर्म को कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि फॉर्मूला जो है वो आपका बेटर वे में हो, फॉर्मूला जो है बेस्ट वे में आपका याद होना चाहिए, फॉर्मूला पर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया टॉपिक्स जो है वह कंप्लीट होता है। बाकी आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कैलकुलेशन पर कितना आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और भी नए सारे टॉपिक्स से जुड़े रहने के लिए आप हमारे ऑनलाइन चैनल्स, यूट्यूब चैनल्स द कैटलिस्ट RXL को सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक और शेयर कीजिए, ताकि जब भी नए अपडेट्स या नए कोई टॉपिक्स उसमें इंक्लूड किया जाए उसका इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। ओके, थैंक यू।